अस्सलामुअलैकुम जी। हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज के इंटरव्यू का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशनल डिसिप्लिन है जिसमें हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिज़ाइन, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी मेंटेनेंस को डील करते हैं। ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम, वाटर सप्लाई और अदर पब्लिक वर्क्स आ जाते हैं। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट गोल ये होता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए जब डिज़ाइन किया जाता है तो ऐसा डिज़ाइन किया जाए जो मोर इकोनॉमिकल हो और मोर सेफ हो, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन बिल्ट अप एरिया एंड सुपर बिल्ट अप एरिया। देखिए, बिल्ट अप एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो बिल्ट है। ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन में जो बिल्ट अप एरिया होगा, जो जो कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, जो विद इन दी वॉल्स होगा, ठीक है, वो हमारा होगा बिल्ट अप एरिया। इनमें रूम्स आ जाएंगे, इनमें लिविंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम सुपर बिल्ट अप एरिया की बात करें तो सुपर बिल्ट अप एरिया ऐसा एरिया होगा जो सेलेबल होगा। सेलेबल से मुराद जिसमें आपका बिल्ट अप एरिया भी होगा और आपका कॉमन एरिया भी होगा। कॉमन एरिया में वरांडाज, अगर स्टेयर केस है वो, और आपका जो है ना एलिवेटर्स अगर यूज किया होगा तो वो, मतलब तमाम अदर चीजें भी आ जाएंगी। ठीक है, जितना सेलेबल एरिया होगा वो सुपर बिल्ट अप एरिया में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज SAARC, सार्क। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा व्हाट इज SAARC। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सार्क है। और सार्क क्या चीज है जी? सार्क है जी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और ये एक पूरा कोऑपरेशन है जो साउथ एशिया के कंट्रीज उसमें आते हैं। और कितने कंट्रीज हैं जी? 8 कंट्रीज हैं। ये कब बना? 1985 में इसको जो है ना सार्क को बनाया गया। ठीक है, जब बना तो इसमें 7 कंट्रीज थे, अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान को बाद में इसमें ऐड किया गया, तो अब कुल मिला के इस सार्क के कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। अब 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, अगर हम जियोग्राफिकली बात करें ना तो हमारे वेस्टर्न साइड पे है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान है फर्स्ट कंट्री। बाद में आता है जी पाकिस्तान, पाकिस्तान है, साथ आता है इंडिया, फिर इंडिया है, इंडिया के ऊपर साथ इधर आ जाएगा नेपाल, नेपाल है, नेपाल के बाद साथ ही है भूटान है, भूटान के बाद इधर फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद इधर एक श्रीलंका है, और श्रीलंका के बाद मालदीव है। ठीक है, तो ये 7 से 8 कंट्रीज हैं। अब ये 8 मेंबर्स हैं सार्क के। अब ये सार्क कब बना? 1985 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो हेड ऑफिस है नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट जी, नेपाल में आगे किस पॉइंट पे है? नेपाल में उसके कैपिटल खटमंडो में है। ठीक है, हेडक्वार्टर किधर है जी? खटमंडो में, नेपाल पे। अब इसका पर्पस क्या है जी? इकोनॉमिकल ग्रोथ को देखना और इन तमाम कंट्रीज का जो है वो कल्चरल डेवलपमेंट को देखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, लियाकत अली खान, वेयर वॉज लियाकत अली खान बोर्न? लियाकत अली खान कहाँ पैदा हुए? देखें, लियाकत अली खान तो इंडिया में पैदा हुए, इंडिया आंसर इनफ है। लेकिन इंडिया में किस पॉइंट पे पैदा हुए? इंडिया में किस जगह? इंडिया में करनाल। अब करनाल जो है, करनाल को बाद में इसका नाम चेंज करके अब उसका नाम है हरियाणा। तो हरियाणा में जो है वो लियाकत अली खान पैदा हुए थे। और लियाकत अली खान कौन है? लियाकत अली खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जब पहली कैबिनेट बनी तो प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट कौन थे? लियाकत अली खान। और गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आजम थे। अब क्वेश्चन है फर्स्ट आपका प्रेसिडेंट कौन है? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट है सिकंदर मिर्जा। ठीक है, अब लियाकत अली खान की बात हो रही है जी। लियाकत अली खान 1895 में पैदा हुए थे, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उनकी डेथ कब हुई थी? अब ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। डेथ उनकी हुई थी 16 अक्टूबर 1991। ठीक है, 91 में इनकी डेथ हुई थी। डेथ किधर हुई थी? ये हुई थी कंपनी बाग में। ठीक है, कंपनी बाग में इनकी डेथ हुई थी। और कंपनी बाग कहाँ पे है? रावलपिंडी। जबकि कंपनी बाग का नाम चेंज करके बाद में लियाकत बाग रखा गया। ठीक है, लियाकत
नेशनल बाग। तो लियाकत अली खान की डेथ हुई थी लियाकत बाग में, ठीक है। और इसी लियाकत बाग में 2007 में बेनजीर भुट्टो भी शहीद हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज सैंड बल्किंग। अब सैंड बल्किंग क्या है जी? देखिए सैंड बल्किंग ये हमने इस क्वेश्चन को हमने बिल्डिंग मटेरियल्स की जब प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब जो सैंड बल्किंग होती है ये होती है सैंड के अंदर जब मॉइस्चर होता है तो सैंड में मॉइस्चर की वजह से जो उसके ऊपर मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर जो होगा वो आपस में सरफेस टेंशन उसकी होगी। पानी का जो ड्रॉप है और पानी के ड्रॉप में जो है वो सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। तो अगर हमारा सैंड के ऊपर अगर मॉइस्चर है तो दूसरी पार्टिकल सैंड के ऊपर भी मॉइस्चर है, तो वो जो मॉइस्चर है उनके दरमियान जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की वजह से पानी आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। जब पानी आपस में मिलने की कोशिश करेंगे जब पानी आपस में मिलने की कोशिश करेंगे तो ये उस पार्टिकल को भी पानी के साथ साथ रेत के पार्टिकल को भी खींचने की कोशिश करेंगे। जब खींचने की कोशिश करेंगे तो इन पार्टिकल्स का भी साइज इंक्रीज हो जाता है और इस साइज इंक्रीज होने को हम सैंड बल्किंग बोलते हैं। देखिए इसकी वाटर की परसेंटेज अगर मैक्सिमम 4% तक होगी तो ये 20% तक जो है ना इसमें बल्किंग आ सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो ये सरफेस टेंशन नहीं रहेगी, सारे का सारा ही पानी में डूब जाएगा अगर, ठीक है। और मतलब मॉइस्चर ही ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इस पे बल्किंग कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, व्हाट इज M10 कंक्रीट। M10 कंक्रीट, M से मुराद है जी मिक्स डिजाइन और 10 से मुराद है जी 10 मेगा पास्कल, ठीक है। 10 मेगा पास्कल उसकी स्ट्रेंथ है और जो है M से मुराद उसका मिक्स डिजाइन है। तो ये M10 ये था 136 की रेशियो जो है वो M10 होगी, ठीक है। जिसमें 1 जो है वो सीमेंट है, 3 सैंड है, 6 जो है एग्रीगेट है, ठीक है। और इसी तरह अगर M15 की बात करें तो ये 124 होगा। अगर M20 की बात करें तो 153 होगा। अब आपने याद ये रखना है कि जो M15 है इसको हम PCC वर्क में यूज करते हैं। अगर जो है अच्छा PCC वर्क करना है तो उसके लिए हम 124 यूज करते हैं। और अगर RCC में RCC के लिए हम M20 यूज करते हैं, 1.5 और 3, ठीक है। जबकि अगर अंडर वाटर वर्क है तो हम M25 इसकी रेशियो बनेगी 112 ये यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, रिलेशन ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो। देखें वाटर सीमेंट रेशियो और कंक्रीट का जो है वो क्या रिलेशन है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर ये हम ग्राफ बनाते हैं तो ये अगर उसकी स्ट्रेंथ है और ये उसका वाटर सीमेंट रेशियो है तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 तक हम जो है ना वो कम से कम हम 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो यूज करते हैं। तो 0.4 पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करते जाएंगे उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, अगर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो हम क्यों इंक्रीज करते हैं? उसको हम इंक्रीज करते हैं वर्कबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जितनी वर्कबिलिटी इंक्रीज होगी उतनी कंपैक्शन करना आसान होगी, ठीक है। और कंपैक्शन को 100% कंपैक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर कंपैक्शन अच्छी ना हुई, 5% भी वाइड्स रह गए तो उस 5% की वजह से 30% उस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, अगर हम वर्कबिलिटी को भी इंक्रीज करें और स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करें तो उस सूरत में हमें कोई ना कोई एडमिक्सचर्स यूज करना पड़ते हैं। और एडमिक्सचर्स में हम प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर को यूज करते हैं जिसमें हम वर्कबिलिटी भी इंक्रीज कर लें और स्ट्रेंथ को भी गेन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो। मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.38 मतलब हमने सीमेंट
बनाया, कंक्रीट मिक्स की, कंक्रीट में 23% वाटर जो है वो हम ऐड करते हैं हाइड्रेशन के लिए, और उसमें 15% हम वाटर ऐड करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी या उसको अच्छे तरीके से मिक्स होने के लिए, उसकी पेस्ट के लिए। तो कुल मिला के ये बनते हैं 38। तो 38 हमें हर सूरत 0.38 हमने जो है ना वो यूज करना ही करना है, जिस पे जो है उसका हाइड्रेशन का अमल मुकम्मल होगा। ठीक है, इससे ज्यादा हम जितना वाटर यूज करते हैं वो वर्कबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो हमें ये पता चला कि हमने जो है वो 0.38 तो हाइड्रेशन के लिए करना है। ठीक है, जबकि अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो 0.4 से लेके 0.6 तक हम वाटर सीमेंट रेशियो को रखते हैं, और मिनिमम की बात करें तो 0.38 कहें तब भी ठीक है, 0.4 कहें तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है जी? ऐसा सीमेंट जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज मैक्सिमम हो। अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज मैक्सिमम होगी तो स्ट्रेंथ जल्दी में ज़्यादा अचीव करेगा। ठीक है, और इसके यूजेस कहाँ पे इस्तेमाल किया? रिपेयर वर्क में इस्तेमाल करते हैं, या जहाँ पे फार्म वर्क को जल्दी से उतारना हो वहाँ इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्री कॉस्ट कंक्रीट अगर कहीं चल रही है तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना लो हीट सीमेंट क्या है जी? लो हीट सीमेंट जो है वो ऐसा सीमेंट होता है जिसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज को मैक्सिमम किया जाता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज को मैक्सिमम किया जाता है। और लो हीट सीमेंट को हम यूज करते हैं मैसिव कंक्रीट में। मैसिव कंक्रीट मतलब डैम्स अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या हम ब्रिजेस बड़े कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम लो हीट सीमेंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एस्टिमेट के मेथड कौन से हैं? देखें एस्टिमेट कौन कौन से हैं। एस्टिमेट में आपका डिटेल्ड एस्टिमेट है, फिर आपका रफ कॉस्ट एस्टिमेट है। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट हम बनाते हैं टेक्निकल सैंक्शन के लिए। अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हमें उसको टीएस करवाना है, टेक्निकल सैंक्शन के लिए हम डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं, जबकि रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम बनाते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिप एंड लेटरल टाई। ये स्ट्रिप क्या है और लेटरल टाई क्या है? देखें ये दोनों रिंग हैं, मतलब कॉलम बना रहे हैं या हम बीम बना रहे हैं, ये हमारा बीम है तो हमने ऐसे उसमें रिंग्स डाल देते हैं। ठीक है, और ये रिंग्स जो होते हैं अगर हम बीम में रिंग्स डालेंगे तो वो होगा स्टीरअप। ठीक है, और अगर हम इसी तरह कोई कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में अगर हम रिंग्स ये डालेंगे तो ये चूंकि जो है लेटरल फोर्सेस को बियर कर रहे होंगे, उसको बकलिंग से रोकने के लिए हम ये रिंग्स डालते हैं तो इसको बोलेंगे लेटरल टाइज। ठीक है, अच्छा एक होता है जी स्पाइरल। अब स्पाइरल ये होता है कि मतलब ऐसे है तो इसके ऊपर जो रिंग है उससे स्पाइरली जो है ना उसके ऊपर जो है ऊपर रिंग किया होता है तो इसको स्पाइरल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था स्ट्रिप्स एंड लेटरल टाई, ये हमारा जी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज द लैप लेंथ। देखिए लैप लेंथ कौन सी होती है? अगर हमारी एक लेंथ है कंक्रीट से, फॉर एग्जांपल एक लेंथ निकली हुई है तो उस एक लेंथ से नेक्स्ट लेंथ को अगर ऐसे हम बाइंड करने के लिए इधर से लैप कर देते हैं और इसको लैप लेंथ बोलते हैं। ठीक है, लैप लेंथ अमूमन जो है 50D रखी जाती है। ठीक है, वैसे तो इसका काफ़ी सारा क्राइटेरिया होता है, टेंशन जोन में कोई और होगा, कंप्रेशन जोन में कोई और होगा, लेकिन इंटरव्यू के हवाले से आपने एक ही डिजिट याद रखना है कि हमने लैब लेंथ कितनी होती है जी 50D, 50 टाइम ऑफ डायामीटर ऑफ बार। ठीक है, आ गया जी वाई प्रोवाइड हुक। हुक को क्यों प्रोवाइड करते हैं जी? हुक जो होता है ये हम प्रोवाइड करते हैं सीज़मिक को जो है वो कंट्रोल करते हैं, सीज़मिक इफेक्ट को। इसके अलावा जो आपकी मेन बार है, लॉन्गिट्यूडनल बार है, उसको स्लिप होने से रोकती है। इसके अलावा बॉन्डिंग इससे जो है वो मजबूत हो जाती है। इसके अलावा इसको जो है वो स्लिपिंग से रोकती है, उसको इनकरेज करती है और उसकी बॉन्डिंग को इम्प्रूव करती है। ठीक है, ये होगा जी हम हुक क्यों प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जी क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक।
अच्छा जी, ब्रिक की कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितनी होगी? इसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है और थर्ड क्लास है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर फर्स्ट की बात करें तो 10.5 मेगापास्कल होगी, सेकंड की बात करें 70 मेगापास्कल होगी, थर्ड की बात करें तो 3.5 मेगापास्कल होगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, ब्रिक की स्पेसिफिकेशन क्या है? देखिए, स्पेसिफिकेशन से मुराद ब्रिक ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल उसके कॉर्नर अच्छे हों, आपस में उसको टकराने से उसकी आवाज़ अच्छी आती हो, उसका कलर जो है वो मतलब यूनिफॉर्म कलर हो, अच्छा कलर हो, सुरमई कलर हो, मतलब सुर्खी वाला कलर हो। अब इसके अलावा उसका साइज़ क्या होना चाहिए? ब्रिक का साइज़ होता है जी 190 mm मल्टीप्लाई बाय 90 mm मल्टीप्लाई बाय 90 mm। लेकिन अगर हम बात करते हैं फुट इंचेस में तो हमारे पास 9 इंच और मल्टीप्लाई बाय 4 इंच 3/8 और मल्टीप्लाई बाय होगा 211/16, ठीक है। ये इंचेस में इसका साइज होगा, किसका जी? ब्रिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, बिचुमन के ग्रेड कौन कौन से हैं? ठीक है, बिचुमिनियस ग्रेड, ग्रेड ऑफ बिचुमन। अगर हम बिचुमन के ग्रेड की बात करें तो ये हम ग्रेड्स को जो है हम पेनिट्रेशन के वाले से भी ग्रेड्स हैं उसके, और विस्कोसिटी ग्रेड्स भी हैं। अगर पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 80-100 का ग्रेड है, फिर 60-70 का है, फिर 50-60 का है। जब अगर सबसे सॉफ्ट की बात करें तो ये 80-100 का सबसे सॉफ्ट ग्रेड होगा, और सबसे हार्डेस्ट कौन सा होगा जी? 10-20 का, ठीक है। ये है पेनिट्रेशन ग्रेड। और अगर हम ग्रेड की बात करें विस्कोसिटी ग्रेड, तो विस्कोसिटी ग्रेड में ये आ जाते हैं जी VG10, 20, 30, 40, 70, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसमें जो है VG10 है, इसकी विस्कोसिटी जो है वो मिनिमम है, 10 की मिनिमम है, ठीक है। और विस्कोसिटी अगर VG70 की बात करें तो 70 का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। और ज़्यादा वेलोसिटी वाला जो है वो हम हैवी स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे, और लो जो इसकी विस्कोसिटी है वो हम ठंडे इलाकों में जो है यूज़ करेंगे। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि अगर आप अगर ठंडे इलाके में कोई रोड बना रहे हैं तो वहाँ पे किस ग्रेड का आप बिचुमन यूज़ करेंगे? तो VG10 यूज़ करेंगे, या फिर आप 60-70 पेनिट्रेशन के हवाले से 60-70 कह सकते हैं, 80-100 कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक फीट एंड 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है जी। 1 फुट में जो है वो 13.5 ब्रिक्स होती हैं, और 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन द शोरिंग एंड सका फोल्डिंग, ठीक है। सका फोल्डिंग तो यार ये इसको जो है गो बोलते हैं, ठीक है। किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं मैसन्स के लिए, ठीक है, लेबर के लिए, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं उस प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सका फोल्डिंग, ठीक है। जबकि अगर बात की जाए शोरिंग की, तो शोरिंग है हमारे पास अगर कोई स्ट्रक्चर है तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रिपेयर करना है और उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए हम कोई भी जो है वो सेटअप लगाते हैं, मतलब किसी भी तरीके से उसको होल्ड करते हैं, उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं जी शोरिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द प्रोजेक्शन लाइन? देखिए, प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है? प्रोजेक्शन लाइन एक तो ये यूं समझिए कि एक तख़य्युलाती लाइन है, या यूं समझिए कि आपने जो है अगर 3D आपके पास कोई स्ट्रक्चर है तो 3D स्ट्रक्चर को आप 2D में आपने जो है वो उसमें जो है ना उसमें उसकी सारी आपने 2D में उसको दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो लाइंस लगाई जाएंगी वो प्रोजेक्शन लाइंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मतलब ये लेंथ विड्थ और हाइट को आप ऐसे शो कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्शंस लाइन हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉइजन रेशियो? देखें, पॉइजन रेशियो क्या होता है? ये आपकी रेशियो होती है, किस में रेशियो होती है? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के दरमियान रेशियो होती है।
इसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है और लेटरल स्ट्रेन कौन सी है, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल हम ये कॉलम ले लेते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम लेटरल प्रेशर लग रहा है तो इसको, इसकी वजह से जो स्ट्रेन पैदा होगी वो लेटरल स्ट्रेन होगी। और अगर लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल लोड लग रहा है तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन या जो स्ट्रेन होगी उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है इसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। अब ये पॉइजन रेशियो डिफरेंट स्ट्रक्चर की डिफरेंस होती है। अगर स्टील की बात करें तो स्टील की पॉइजन रेशियो 0.27 से 0.3 होगी, कंक्रीट की 0.1 से 0.2 होगी, रबर की 0.5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लो हीट सीमेंट। अगर लो हीट सीमेंट की बात करें तो लो हीट सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 60 मिनट्स होता है, मतलब 1 घंटा होता है, ठीक है। और अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो उसके लिए 30 मिनट होगा। और अगर हम करें लाइम पोजोलाना सीमेंट की बात करें तो उसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 120 मिनट्स होगा, यानी कि हाँ 2 घंटे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, ठीक है। वेट क्या और मास क्या है? देखें, मास एक जो है ना वो एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी से मुराद मास है, और आपकी जो है ना वो बेसिक हम पढ़ते हैं ना, बेसिक यूनिट्स, ठीक है। तो बेसिक में एक मास आता है, ठीक है। मास का हमारे पास यूनिट क्या होता है जी? केजी। मास का यूनिट क्या है? केजी। जबकि अगर वेट की बात करें तो वेट एक फोर्स है। फोर्स क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब जिसमें उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब वेट जैसे फोर्स है, फोर्स का क्या फार्मूला होता है जी? फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और इसी तरह वेट का क्या फार्मूला होगा? वेट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वेट पे बड़ी डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट की, तो देखिए मास का यूनिट तो हमें पता है, मास का यूनिट क्या हो गया जी? केजी, ठीक है। जबकि वेट का यूनिट, वेट इज इक्वल टू एम जी है, तो एम का क्या होगा? एम का होगा जी केजी। और इसका जी ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या यूनिट होगा? इसका यूनिट होगा जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इन शॉर्ट फॉर्म इस सारे को हम बोलते हैं न्यूटन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये न्यूटन क्या होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी आपका जो वेट होगा, वेट आपका जो चेंज होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़मीन पे बात करते हैं तो ज़मीन पे अगर कोई चीज़ है, उसका वेट, उसका मास हमारे पास 70 है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसका मास हमारे पास 70 है, तो 70 उसका मास है, तो ये 70 केजी ही रहेगा, ठीक है। अगर इस 70 केजी के वेट की बात करें तो वेट 70 केजी को हमने मल्टीप्लाई कर देना 9.81, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये हमारे पास 686 न्यूटन आंसर आ जाएगा। वेट का यूनिट न्यूटन है, ठीक है। और इसी वेट को अगर हम चांद पे जाके जो है ना वेट लें तो ग्रेविटेशनल फोर्स उधर 1.6 हो जाती है चांद पे, ठीक है। तो वो 70 मल्टीप्लाई बाय 1.6 हो जाएगा, ठीक है। तो उसका वेट कितना हो जाएगा जी? 112 न्यूटन, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू से डिस्कस उसको करना स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हम 2 से 3 इंटरव्यूज डेली जो है ना उसको कवर कर पाएँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।